इस वाले लेक्चर को या फिर वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। लेक्चर नहीं है, केवल वीडियो आप समझिए। ध्यान रखना, क्लास 12वीं के बच्चों के लिए बता रहे हैं नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयार करें, नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। क्लास 12वीं के लिए जो इकोनॉमिक्स हमारा है, क्या वो पूरा का पूरा थ्योरी है? ये मेरा क्लास 12th के अंदर में देखें तो एक प्रकार का एक गलत नोट्स था मेरे पास। यही शॉर्ट नोट्स आपको काम देगा। इसमें कुछ भी लिखा हुआ लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ कह रहा है। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम में। बच्चों, बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयार करें, समझ नहीं आ रहा है, नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो इसी बात को लेकर के मुझे लगा कि अब तो वीडियो अपडेट चाहिए आपको, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग जो है वो डिमांड किए जा रहे थे लगातार। और मैंने भी कहा कि धैर्य रखो, थोड़ा सा इस पर डिटेल में बात करेंगे जब तक कि मेरा वो खुद का नोट्स ना आ जाए, है ना। क्योंकि आप लोग जानते हो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं और अभी आपकी क्लासेस जो हैं कहाँ से कैसी चल रही है सब कुछ आपको पता है। बट मैं चाहता था कि मेरे जो नोट्स होते हैं उसको आप देखो। मेरे दो तरह के नोट्स हैं, उसको मैं आज शेयर भी करने वाला हूं, कुछ उसके रूपरेखा आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर में क्लास 12वीं के लिए जो इकोनॉमिक्स हमारा है, क्या वो पूरा का पूरा थ्योरी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें टेबल और डायग्राम नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि टेबल और डायग्राम के बिना तो इकोनॉमिक्स हमारा अधूरा रह जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मैथमेटिक्स को, अगर थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स को आप समझते हो तो उसे आप इकोनॉमिक्स के साथ अप्लाई कर दो। बस यही है आपका प्योर इकोनॉमिक्स। यानी कि शुद्ध भाषा में अगर हम कहें आपको, तो इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा मतलब है कि एक तो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शंस रहेंगे, उसके कंसेप्ट रहेंगे, लेकिन उसमें टेबल और डायग्राम की जो बातें हैं वो तो मैथमेटिकल अप्रोच के साथ है। तो इसीलिए आप पूरे का पूरे ईमानदारी से इस वाले लेक्चर को या फिर वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। लेक्चर नहीं है, केवल वीडियो आप समझिए। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अर्थशास्त्र के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, क्लास 12वीं के बच्चों के लिए बता रहे हैं। क्लास 12वीं के जो हमारे बच्चे होते हैं स्टेट बोर्ड के, ठीक है, वो क्लास 12वीं में पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। यही अर्थशास्त्र का दो भाग है, दो हिस्सा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप समझिए कि क्या नोट्स बनाने के लिए हमें रूल कॉपी लेनी होगी या फिर बिल्कुल ब्लैंक पेज वाली व्हाइट कॉपी लेनी होगी। तो इसमें फर्क क्या होगा? देखिए, हमने आपको कहा कि अगर आप देख रहे हो अर्थशास्त्र को, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या कहा, केवल थ्योरी नहीं है, टेबल भी है, डायग्राम भी है। अगर आपको इस बिल्कुल ब्लैंक वाली पेज में लिखने की आदत बन चुकी है बहुत अच्छे से, तो मैं तो कहता हूं कि आप व्हाइट पेज में ही लिखो, ठीक है। लेकिन चूंकि जो आपका एग्जामिनेशन है वो पूरा का पूरा वहां पर रूल पेपर लेकर के काम किया जाता है, तो आप रूल पेपर भी लेकर के काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर हम ये साफ कह चुके हैं आपको कि आप दोनों पेज में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर संभव हो कि आप सीधा सीधा लिख पाते हैं तो व्हाइट पेज में आप नोट्स प्रिपेयर करना अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर आपको व्हाइट पेज में पूरा लिखने की आदत नहीं है, टेढ़ा लिखा जाता है या फिर बिल्कुल नहीं लिख पाते आप सही ढंग से, है ना, इस कोने से शुरू करते हैं तो इस कोने में पहुंच जाते हैं, ऐसा कुछ है, तो आप उस समय रूल कॉपी जो है फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है बातें? दूसरी एक और चीज, जो हमारे पुराने नोट्स है उसको आप देख लीजिए। पुराने नोट्स जो हमारे हैं उसको आप देख लीजिए। जब मैं खुद क्लास 12वीं के अंदर में था तब के नोट्स हैं, तब के नोट्स में दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर हमने इस प्रकार से काम किया था कि हेडिंग डाला करता था मैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कई बार आपको क्वेश्चन, है ना, कई बार आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जाकर के हिंदी से समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए जो मेन टर्म होगा इकोनॉमिक्स का वो आप नोट्स के अंदर भी अंग्रेजी से जरूर लिखा कीजिएगा। तो पहला पॉइंट यही होगा कि आप हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हर एक हेडिंग को अंग्रेजी में जरूर लिखेंगे, भले ही आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं। क्लियर है? तो यहां पर भी मैंने वैसा ही किया था। देखो, मैं भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैंने किस प्रकार से लिखे हैं नोट्स के अंदर में, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, तो यह भी लिख दिया और इस प्रकार से हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। हालांकि अब मेरा डिफाइन करने का तरीका अलग रहता है, आप लोग देखे हो क्लास के अंदर में, लेकिन ये उस समय का नोट्स है जब मैं क्लास 12वीं के अंदर था। और यहां पर पूरा डेफिनेशन देने के बाद जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या बना,
दूसरा पॉइंट आपके लिए बना कि आप डेफिनेशंस को लिखेंगे तो जरूर, लेकिन आप जो भी इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे उसे आप अंडरलाइन जरूर कर देना। ठीक है, पहला काम क्या कहा मैंने, हेडिंग दीजिए और उसे अंग्रेजी में भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद नोट्स के अंदर में जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसे अंडरलाइन जरूर कर देना, ताकि एग्जामिनेशन के नजदीक में जाकर के उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। क्लियर है? चलिए आगे की बात मैं बताता हूं आपको। जैसे कि ये देखो, कई बार हम लोगों को इकोनॉमिक्स में बताने होते हैं प्रकार, जैसे कि अर्थव्यवस्था के कितने सारे प्रकार हैं, मांग कितने तरह की होती है ना, इसी प्रकार से पूर्ति कितनी तरह की होती है। तो ये सब कुछ हम लोग जब प्रकार के रूप में बता रहे हैं, या फिर मुद्रा के कितने सारे कार्य हैं, केंद्रीय बैंक जो है वो उसके कितने सारे कार्य हैं, तो ये जब हम लोग कार्यों की बात करते हैं या फिर प्रकारों की बात कर रहे होते हैं, तो आप उस प्रकार से जब बता रहे हो चीजों को तो फ्लो चार्ट बना करके कीजिए। फ्लो चार्ट इसी को बोलते हैं जब आप एक मुख्य जो है वो हेडिंग डाल चुके हैं। जैसे यहां पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हमको करना है, तो अर्थव्यवस्था को 3 आधारों पर हम लोग जानते हैं। तो मैंने कैसे किया हुआ है देखो, नियमन और नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार से विकास के आधार पर अविकसित, अल्प विकसित और विकसित अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से हमने यहां पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया हुआ है। जब कभी भी प्रकार आपको लिखना होगा तो क्या फॉलो करना, फ्लो चार्ट। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, वैश्विक आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार लिख दिए हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जहां कहीं भी कार्य बताने हो या फिर जहां कहीं भी आपको प्रकार बताने हो, वहां पर आप इस प्रकार के फ्लो चार्ट फुल बना करके ही नोट्स जो है वो शामिल करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक तरीका और है, यहां पर जो है वो एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपको इकोनॉमिक्स के अंदर में एमसीक्यूज की बात आती है ना, तो आप कहते हैं सर अलग से कर लेना ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल अलग से कीजिए एमसीक्यूज, लेकिन जब आप नोट्स के अंदर में ही वो सारे कंटेंट लिख रहे हैं तो आप इस प्रकार से भी काम कर सकते हैं कि जहां कहीं भी इंपॉर्टेंट टर्म आया उसे अंग्रेजी में ही आपने लिख दिया। जैसे कि यहां पर पढ़ करके जरा देखते हैं, समष्टि जिसका अंग्रेजी अनुवाद मैक्रो होता है, यह मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से लिया गया है या फिर मैक्रोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा यानी कि लार्ज। तो देख रहे हो, जहां जहां पर मुझे लग रहा है कि जरूरत वाली पॉइंट है वो मैं अंग्रेजी से ही नोट कर रहा हूं। आप ऐसा कर सकते हो नोट्स के अंदर में, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। यही तरीका जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो आप उस वक्त ये पूरा लाइन ना लिख करके क्लास के साथ साथ में आप कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि समष्टि अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपने लिख दिया समष्टि। समष्टि का अंग्रेजी क्या होता है, मैक्रो होता है, MACRO, मैक्रो। और ये मैक्रो शब्द कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने इस प्रकार से लिखा है ना, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में कौन सा वर्ड है, मैक्रोज, MAKROS। और इसी मैक्रोज का अर्थ क्या होता है, लार्ज। मैक्रोज मीन्स क्या, लार्ज। और लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा या फिर कह दीजिए व्यापक। नोट्स बनाने में कितना समय लगा, बहुत कम। मतलब जब मैं क्लास के अंदर चीजें बता रहा होता हूं तब भी आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे पूरा तरीके से लैंग्वेज में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? चलो एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, यानी कि ये तो हो गया क्लास के दौरान लिखना है कैसे। अब यहां पर ध्यान देना कि मैंने फिलहाल ही आपकी कुछ क्लासेस ऐसे लिए हैं, है ना, जो हमारे पेड बैचेस हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे चलिए हमारे YT के ऊपर में है, उनके लिए भी 1 शॉट लेक्चर जा चुका है। आप कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर देखोगे तो पिछले साल हम लोगों ने जो 1 शॉट किया हुआ था क्लास 12 के लिए, वो सब आप देख सकते हो अभी से भी। ठीक है, तो इसके अलावे यहां पर देखो एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने हेडिंग डाला है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या फिर मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। तो हमने ये तो लिख दिया, हेडिंग डाल दिया हमने। हेडिंग डालने के बाद हमने क्या किया हुआ है, बता दिया है कि मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, और उसे मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहां से आप देखोगे कि किस प्रकार से लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले या फिर निर्धारित करने वाले कई सारे तत्व हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। अब यहां पर भी मैंने बता दिया कि कारक तो बहुत सारे हैं, कई सारे तत्व हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। और देखिए हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर कहोगे कि सर डायग्राम बनेगा या नहीं, डायग्राम तो बनेगा,
लेकिन यहां पर डायग्राम बना हुआ नहीं है। मतलब ये मेरा क्लास 12th के अंदर में देखें तो एक प्रकार का एक गलत नोट्स था मेरे पास, ठीक है। कंटेंट गलत नहीं है, बशर्ते इसमें डायग्राम ही नहीं है, लेकिन मैंने डायग्राम यूज किया था क्लास 12th के अंदर भी, तो आपको भी मैं कहूंगा कि आप डायग्राम जरूर इस्तेमाल करना। वो तो मुझे बाद में पता चला था कि डायग्राम बनाने भी होते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। मतलब क्लास 12th की ये नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, तब की बात है। तो यहां पर देखोगे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि वस्तु का मूल्य, और साथ में लिख दिया यहां पर अंग्रेजी से भी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब वस्तु का मूल्य जो है मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, आप जानते हो दोनों के बीच में गहरा संबंध है, सब कुछ है, वो बातें लिखी भी है यहां पर लाइन बाय लाइन। लेकिन रिलेशन कैसा है, एक दूसरे में विपरीत संबंध है। आप लोग सामान्यतः यही समझते हो मांग के नियम के अनुसार कि जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो हम उसकी मांग की मात्रा कम कर देते हैं। तो लिखो ना, इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्लास के दौरान ही आप बना सकते हो, लाइव लेक्चर के दौरान ही आप बना सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगता। तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन करो, सीधा लैंग्वेज में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और शॉर्ट नोट्स लास्ट में काम देगा रिवीजन करने के वक्त। तो इस प्रकार से आपने बता दिया कि यहां पर लिख दो वस्तु का मूल्य, सिर्फ हेडिंग डालना है वस्तु का मूल्य, और एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि जब कोई वस्तु क्या हो जाती है महंगी, तो हम उसको कम खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वो वस्तु महंगी हो गई है। लेकिन जब कोई वस्तु सस्ती हो जाए तो हम उसकी मात्रा ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। यानी कि दोनों में संबंध कैसा है, ऋणात्मक संबंध है, बता दिया। अब इन्हीं चीजों को आप डायग्राम से बता सकते हैं, और डायग्राम बनाने में भी समय ज्यादा नहीं लगता है। अब सबसे पहले क्या करो, एक्स एक्सिस को खींचो, वाई एक्सिस को खींचो, और यहां पर बताओ कि वाई अक्ष पर क्या लिखा जाता है, वस्तु का मूल्य, यह है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु, और एक्स अक्ष पर क्या रहेगा, मांग की मात्रा, ठीक है ना। इतना कर दिया। अब जैसे कि आपको पता है कि मूल्य पहले कहीं ना कहीं तो होगा, और उस समय मांग भी हो रहा होगा कुछ ना कुछ, तो आपने इस प्रकार से कर दिया कि ओपी मूल्य पर ओक्यू मांग की मात्रा है, ठीक है। अब कर सकते हैं कि पहला प्राइस है, पहले मांग की मात्रा यहां पर है, लेकिन जब हमने कहा कि मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, मूल्य बढ़ जाता है, तो मांग की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। लो बना दिया। मतलब कि यहां पर हमने बताया कि प्राइस अब हो गया है P2, यानी कि प्राइस बढ़ गया है, बढ़ गया है, तो आप ऊपर की तरफ एरो इंडिकेट कर सकते हैं। और इधर मांग की मात्रा क्या हुई, घट गई है, तो आप ऐसे इंडिकेट कर दीजिए कि ये Q2 है। तो इस तरीके से ये रहा पहला पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइंट कर दीजिए, तो आपका मांग की रेखा बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसके बारे में आप यहां पर इतना लिख दीजिए कि डी से लेकर के डी तक हमारा क्या है, डिमांड कर्व है, और इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, ऋणात्मक ढाल है। ऋणात्मक ढाल कैसे पता चलेगा, देखना पड़ेगा कि दोनों में संबंध कैसा था, ऋणात्मक, तो इसका ढाल भी कैसा है, ऋणात्मक है। तो आप यहां पर इस प्रकार से काम कर सकते हो, और ये शॉर्ट नोट्स आपके जो हो वो लास्ट में जब आपको पता चल जाएगा कि सर अब कुछ ही दिन, बस कुछ ही दिन एग्जाम में बचे हुए हैं, तो उस वक्त यही शॉर्ट नोट्स आपको काम देगा। इसमें कुछ भी लिखा हुआ लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। क्लियर है, क्लियर है ये बातें। बस ऐसे ही आपको काम करने होंगे, ऐसे ही काम करने होंगे, ठीक है। अब आइए यहां पर, मतलब जहां कहीं भी दो चर रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे, जैसे कि यहां पर भी दो वेरिएबल हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, पक्का है डायग्राम बनेगा। इनकम और इसी प्रकार से मांग को ले लीजिए, यानी कि आमदनी और मांग, फिर भी डायग्राम बनेगा। तो यहां पर आपने देख लिया कि इस प्रकार से डायग्राम बनते हैं जहां पर दो भी चर दिया रहेगा, ठीक है। चलो अब ये तो हो गई बात कि शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार हो जाएगा क्लास के दौरान ही, वही बातें यहां पर भी था। जैसे कि आय में परिवर्तन के सापेक्ष में हम लोग दो तरीके से बात करते हैं कि सर इनकम यदि बढ़ जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं दूसरा पॉइंट आय, ठीक है। अब देखो आय कैसे मांग को प्रभावित करता है, अगर हमारा इनकम ज्यादा हो जाएगा तो हम कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ाने लगते हैं। मान लीजिए एक्स वस्तु है, उसकी मांग हम ज्यादा करने लगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम उसी वस्तु की मांग कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी आमदनी कम हो गई है। तो आमदनी बढ़ने के साथ मांग बढ़ा, आमदनी घटने के साथ मांग घटा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आय और मांग के बीच में यहां पर धनात्मक संबंध है। और इसी धनात्मक संबंध के बारे में हम ऐसा कहते हैं कि ये किसके लिए बना है, ये हो गया है सामान्य वस्तु के लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए,
ऐसा रिलेशन कहां होता है? सामान्य वस्तु में होता है। दूसरा आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो, ये तो पहला कंडीशन बन गया आपके लिए। दूसरा इसी में से आप देखोगे कि जब आमदनी ज्यादा होती है ना, तो किसी किसी वस्तु की मांग कम भी कर दी जाती है। मान लीजिए वाई वस्तु है, तो इनकम बढ़ने के साथ देखिए मांग कम कर दिया गया है वाई वस्तु का, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे बता सकते हो, और इनकम कम होने पर उसी वस्तु की मांग ज्यादा कर दी जाती है। तो यहां पर आप कहोगे कि इनकम और मांग के बीच में कैसा संबंध है? उल्टा, नेगेटिव। तो ऋणात्मक संबंध आप बता दीजिए, और इसी को आप कह दीजिए कि यह गिफिन वस्तु है या फिर निम्न कोटि की वस्तु है। निम्न कोटि की वस्तु, इंफेरियर गुड्स। क्या बोल रहे हो? निम्न कोटि की वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु। क्या अब समझ आ रहा है बातें मैं क्या कह रहा हूं? बस यही शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के वक्त काम देने वाला है। तो ये काम तो हो गया। अब देखो कई जगह ऐसा होता है, खास करके हमारी जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि अगर आपने ठान लिया है कि इकोनॉमिक्स में फोड़ना है, पूरे के पूरे अंक लेकर के आने हैं, ठीक है, तो ये काम बहुत आसान है। मैं कह सकता हूं बहुत आसान है, क्योंकि मैंने अब तक देखे हैं तुम्हारे जैसे कई सारे बच्चे जो शुरुआत में कहते हैं सर बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, सर समझ नहीं आ रहा, सर डायग्राम कहां बनेगा पता ही नहीं चलता है कि नहीं। ऐसे बच्चों के लिए एक जो है वो मैं कहता हूं सीधा सीधा बात कि अगर आपने इकोनॉमिक्स में ठान लिया है कि पूरे के पूरे अंक लेकर के आने हैं, तो डायग्राम से मत भागना, डायग्राम बना करके जरूर आना, ठीक है। डायग्राम अगर छोड़ दिया तो समझो तुमने पूरे क्वेश्चंस को ही छोड़ दिया है, नंबर कटने की चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डायग्राम को शामिल किया है तो नंबर कटने की चांसेस, समझ रहे हो। तो यहां पर आइए, अब देखो जैसे कि मान लो उदासीनता वक्र की विशेषता हमें लिखनी है, तो विशेषता हम चाहें तो टू दी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट, इसी प्रकार से तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी विशेषता हमने लिख दिया। लेकिन क्या इस प्रकार से केवल विशेषताएं लिस्ट वाइज कर देना ठीक रहेगा? तो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, ठीक है, और ना ही आपके नोट्स के लिए। मैं कहता हूं कि इसके साथ में डायग्राम को ऐड करना सीखिए। जैसे कि यहां पर हमने पहली विशेषता बताया है उदासीनता वक्र की, कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, यानी कि उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। देखिए बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, बाएं से दाएं। तो यही चीज तो जो हमने लिखा है उसी चीज का तो डायग्राम बनाना है। अब उदासीनता वक्र आप जानते हैं कि सामान्यतः ये उत्तल होता है, तो उत्तल बना दीजिए, और देख रहे हैं कि बाईं से दाईं की ओर जा रहा है। कुछ करना था इसमें बताइए? कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से यहां पर देखो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है। अब इसमें बता रहे हैं उत्तल, तो देखो यहां पर लिख भी रहा है, यहां पर लिख भी रहे हैं कि कन्वेक्स है कि कनकेव है, बता दीजिए। डायग्राम तो वही वाला बन रहा है, लेकिन पॉइंट को यहां पर हम हाईलाइट किए जा रहे हैं कि कौन सी विशेषता हमने ऊपर लाइन में लिखा हुआ है। इसी से आपके नंबर पूरे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये काम अब से आपको नोट्स के अंदर में करना होगा। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है। एक बार आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो मेरी बातों को, कि सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आप लाइन लिखते हो उसमें से देखो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले ही हमने एक चीज बताया आपको कि हेडिंग को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में लिखो, ठीक है। जो भी आप डेफिनेशन लिखते हो, जो भी कंटेंट लिखते हो, उसमें कहीं अगर इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए। जब कभी भी मान्यता लिखते हो इकोनॉमिक्स के अंदर में, विशेषता लिखते हो, तो उसको हमेशा लाइन बाय लाइन, यानी कि एक लाइन में, बुलेट लाइन में लिखा कीजिए। बस समझ गए? तो ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। जहां रहा टेबल और डायग्राम की बात, तो वहां पर टेबल और डायग्राम जरूर से जरूर शामिल कीजिए, ठीक है। इससे बचने की कोशिश नहीं करनी है, शामिल जरूर कीजिए, इसी से नंबर आपके आएंगे। एक और बात लास्ट में जाते जाते आपसे कह रहे हैं कि अंततः इस बात को ध्यान रखना कि एग्जाम के अंदर में थ्योरी लिखने से नंबर उतने नहीं मिलते हैं जितने कि आप डायग्राम के साथ उन चीजों को एक्सप्लेन करते हो। थ्योरी तो रहेगा ही, थ्योरी के साथ में उसका डायग्राम, टेबल, ये सब रहता है, तो पूरे के पूरे नंबर आपके आते हैं। हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी एग्जाम में ये नहीं कहता कि डायग्राम बनाइए। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में कह दे कि सचित्र वर्णन कीजिए, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें डायग्राम की बात कहीं करता ही नहीं है। तो फिर डायग्राम बनाएंगे कैसे? बस क्लास के अंदर जो कंसेप्ट आपको समझाए जाते हैं उसी के आधार पर आपको ध्यान रखना होगा कि डायग्राम किस क्वेश्चन में बनेगा, किस में नहीं बनेगा, कौन सा क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट है, इसको ध्यान रखते हुए आपको काम करना होगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कॉमर्स।